ओके, सो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि हम लोग जो हमारा थर्ड स्टेप रहेगा विच इज प्री टेस्टिंग ऑफ सिस्टम एंड ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटर्स। जब हमारा एमआईएस फाइनल कर लेते हैं कि ठीक है हमारे ये इन्फॉर्मेशन हमारे को आ रही है, इसकी कॉस्ट बेटर रहेगी। अब एमआईएस शुड बी प्री टेस्टेड बिफोर इट इज पुट टू यूज। Should be pre-tested, then problems are likely to arise in changing the system and that may be very expensive. Also, proper training should be imparted to managers to understand the system so that they can make proper use of them. वो बोल रहे हैं कि हमें उसके बाद जब हमारा इंटरमीडिएट एमआईएस फाइनल हो जाता है, हम उसको एक ऑपरेटिंग फॉर्म में डालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग कर देंगे। पहले टेस्टिंग करके ये देखेंगे कि अगर हम इसको जब यूज में लाते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं इस एमआईएस को, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पे ही आते हैं चेंजेस या लास्ट मोमेंट पे हम उसको यूज करने लग जाते हैं, जब सब लोगों की ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद जब उसको रन करते हैं और उसके बाद हमारी इश्यूज आते हैं या प्रॉब्लम्स आती है, तो उसकी वजह से या कोई भी रिपोर्ट्स हमारी उस फॉर्म में तैयार होकर नहीं आती है जिस फॉर्म में हमें चाहिए, देन क्या होगा, ऑब्वियसली बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे। टाइमली रिपोर्टिंग नहीं होगी, टाइमली डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, कॉस्ट ज्यादा हो सकती है। ये सारे फैक्टर्स जो है काम को करने प्रॉपरली नहीं देंगे। अब कह रहे हैं कि जैसे हम लोग रिपोर्ट्स निकालते हैं, ठीक है, अब उस रिपोर्ट्स को निकालने के बाद एमआईएस ने जैसे रिपोर्ट रन कर दी, अब उन रिपोर्ट को हम स्टोर भी करने का प्लान करेंगे कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन हम यूज करते हैं अपने एमआईएस को रन करने के लिए, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करके ऐड करते हैं, उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन मेरी स्टोर होगी एमआईएस के लिए, जहाँ भी किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज कर रहे हो या कोई भी पर्टिकुलर एडिशनल डिस्क लगवा रहे हो, हार्ड डिस्क को ऐड करवा रहे हो, तो उसका हमें प्रॉपर स्टोरेज रखना पड़ेगा कि भैया मेरी इंफॉर्मेशन जो मैं अपनी रिपोर्टिंग पर्पज के लिए यूज करती हूँ, जो मैं रिपोर्ट निकालते वक्त और रिपोर्ट के आने के बाद वो भी मैं कहाँ पे ऐड करूंगी, मतलब कहाँ स्टोर करूंगी। Different decision makers with similar information needs to be identified so that they can be grouped together for dissemination of information. This would avoid duplication. अब वो बोल रहे हैं कि ऐसी डेटा, ऐसा इंफॉर्मेशन, ऐसे रिपोर्ट्स जो काफी सारे लोग उसको कॉमनली यूज करते हैं। अगर तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका एचआर मैनेजर और आपका फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर, दोनों को एक सेम रिपोर्ट यूज कर रहे हैं, तो वो रिपोर्ट दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग एमआईएस यूज करके नहीं बनाएंगे, एक ही एमआईएस में एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, फिर उसको वो स्टोर हो जाएगी जो भी आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वहां से वो रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट होगी दोनों के लिए, जब भी जरूरत पड़ेगी फंक्शनल मैनेजर्स को एज पर द रिक्वायरमेंट। ताकि वो कह रहे हैं कि इससे हमें ये भी ध्यान करना है, इंश्योर करना है कि कोई डुप्लीकेसी ऑफ वर्क ना हो, या ज्यादा, क्योंकि जब काम डुप्लीकेसी होती है या दोबारा से एक सेम काम हो रहा है, तो टाइम भी यूज होगा, पैसा भी यूज होगा, एनर्जी भी यूज होगी, और हो सकता है कि दो रिपोर्ट्स अलग अलग फॉर्म तैयार करे, अलग अलग फॉर्मेट का तैयार हो, पर काम बात तो एक ही हो रही है ना। अब उसके एग्जांपल दो, आप मुझे कोई भी एक एग्जांपल दो जो एक रिपोर्ट कोई भी दो लोगों के द्वारा यूज की जा सकती है। एग्जांपल चाहिए मुझे, सोच के बताओ। कोई भी एग्जांपल क्लिक नहीं कर रहा किसी को। दीपक, ऐसी कोई दो रिपोर्ट्स बताओ जो दो अलग अलग लोगों के द्वारा यूज की जा रही हो, पर वो रिपोर्ट सेम ही है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, चाहे वो हॉस्पिटल ले लो, चाहे वो आप कोई मैन्युफैक्चरिंग ले लो, चाहे आप कोई ट्रेडिंग ले लो, कुछ भी ले लो, एग्जाम्पल बताओ। अगर क्लास इंटरेक्टिव नहीं होगी तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं।
मैम जैसे टेस्ट वगैरह जैसे करते हैं तो डॉक्टर्स के द्वारा भी यूज मतलब यूज किए जाते हैं और ये जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर जैसे यहाँ पे हमें कराना होता है वहाँ पे भी वो टेस्ट मतलब उसकी रिपोर्ट एक तरीके से वो बनाई जाती है ना मैम। और कोई? किसी ने कुछ लिखा है? हम टेस्ट रिपोर्ट्स पैथोलॉजी डिपार्टमेंट को भी चाहिए और कंसर्न, वेरी गुड। और इवन हॉस्पिटल्स में भी आप रिपोर्ट्स जो हैं या फिर मेडिकल हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट यूज बाय बोथ नर्स एज वेल एज डॉक्टर, है ना। अब ऐसे में नर्स अलग तैयार करे अपनी रिपोर्ट, डॉक्टर अलग तैयार करे, ऐसा नहीं होगा ना। अगर हमारा ऐसे हमारा इस तरह से बना हुआ है कंप्यूटर्स के अंदर, तो एक्सक्यूज मैम वॉइस प्रॉब्लम हो रही है मैम फिर से। सेम प्रॉब्लम हो रही है जी मैम। यार, ये प्रॉब्लम ना जब से सबके वर्क फ्रॉम होम हो गए हैं ना, सभी जगह पे इंटरनेट में कुछ ना कुछ इशू आता है। अभी अभी बेटर है। दीपक हाँ हाँ बोलो मैम आप पहले जब पता चलेगा मैम वो तो। ठीक, ओके। सो बोल रहे, हाँ, सो बोल रहे हैं कि जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है वो दोनों के लिए जो रिपोर्ट्स हैं वो एक ही फॉर्म में तैयार हो, यानी कि दोनों की नीड्स को कैटर करते हुए हमारी एक ही रिपोर्ट दोनों के काम आ जाएगी। रादर देन मेकिंग टू रिपोर्ट्स, वी कैन हैव वन रिपोर्ट व्हिच कैन बी सूटेबल इनफ फॉर बोथ द डिसीजन मेकर्स। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आपके मैनेजमेंट में और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे कि प्रॉफिट मार्जिन कैसे चल रहे हैं या ग्रोथ कैसे चल रही है, या कंपनी में जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट को भी देखना है कि आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज का क्या फीडबैक है, और एचआर को भी देखना है कि क्या फीडबैक है ना। सो दैट एचआर वाले ये डिसाइड कर सकें कि भैया हमें कोई अभी न्यू रिटेंशन पॉलिसी बनाने की जरूरत है या नहीं, सैलरी कॉम्पनसेशन सेटिस्फाइड चल रहे हैं नहीं चल रहे। टॉप मैनेजमेंट को देखना होगा कि भैया हमारे यहाँ जो करंट एम्प्लॉयज हैं वो कितने टाइम तक टिकेंगे, क्योंकि उसके बेसिस पे भी तो कॉस्ट, ट्रेनिंग की भी कॉस्ट लगती है, रिक्रूटमेंट की भी कॉस्ट लगती है। मैंने बताया था ना कि कोई भी एक एम्प्लॉय जब नया ऑनबोर्ड होता है, 1-2 महीने तो वो सिस्टम को समझेगा, ऑर्गेनाइजेशन को समझेगा, काम को समझेगा, तब डिलीवरेबल्स आएंगे। पुराने लोग जो है ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन से वाकिफ होते हैं, उनको पता रहता है किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या सिस्टम है, कहाँ कहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो काम पे फोकस कर पाते हैं क्योंकि बाकी सारे इंफॉर्मेशन उनको पता होती है। तो इसका मतलब ये है कहने का कि जो भी आपका रिपोर्टिंग सिस्टम होगा वो हमेशा ये इंश्योर करेगा कि जो भी मेरी इंफॉर्मेशन नीड्स है मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज की या मेरे टॉप मैनेजमेंट की, या जो भी मेरे रिक्वायर्ड जो आपके रिक्वायर्ड पर्सनल उसमें इन्वॉल्व है, जिनको डिसीजंस लेने हैं या जिसको रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है, वो उसकी नीड्स को पूरी तरह से फुलफिल करेंगे। ठीक है। और हम डुप्लीकेशन को भी अवॉइड करेंगे। ओके। अच्छा, फिर जब हम अपना एमआईएस तैयार कर, क्योंकि ये सारे स्टेप्स हम लोग तब बात कर रहे हैं जब अपना एमआईएस तैयार कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। उसके बाद कहेंगे, देख रहे हैं हम लोग कि हमारी जो इंफॉर्मेशन गैदर होगी, जहां से हम लोग डेटा उठाएंगे या जो हमारा डेटा प्रोसेस होगा, उसके प्रॉपर मेथड्स को हमें सिलेक्ट करना जरूरी है, जिसमें यानी कि हम लोग कहाँ से कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन, कहाँ स्टोर होगी, फिर सॉर्ट कैसे होगी, उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, उसको ट्रांसफर कैसे करेंगे और उसको रिट्रीव कैसे करेंगे। तो ये सारी जो स्टेप्स हैं, क्या मैकेनिज्म रहेगा, किस तरीके से हम लोग इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा उठाएंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे, वो भी मेरा पहले से इसी साइकिल के अंदर डिजाइन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा,
ये भी देख रहे हैं कि जब हम कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं, कैसे कैसे हम उसको स्टोर करेंगे, तो उसका मतलब ये हमें कंट्रोल भी साथ साथ डिसाइड करना है कि अगर कोई ये इंफॉर्मेशन जहाँ से हमें उठानी है वहाँ अवेलेबल नहीं हो तो क्या करेंगे, कौन से डिपार्टमेंट में वो रन कर जाएगी इंफॉर्मेशन, या कौन से डिपार्टमेंट में वो रिक्वायरमेंट चली जाएगी, कहाँ से और एक्स्ट्रा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस है या एम्प्लॉयज का फीडबैक है, वो एचआर वाले ले रहे हैं और जो अटेंडेंस कमेटी है या अटेंडेंस टीम है उनके पास है। तो हम अगर हमें एम्प्लॉयज की प्रेजेंस देखनी है, एम्प्लॉयज की कंटिन्यूटी देखनी है, एम्प्लॉयज की रिटेंशन देखनी है कंपनी के अंदर, तो हम ये रिपोर्ट कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं और उसके क्या कंट्रोल रख सकते हैं, वो भी हमारा एमआईएस के डिजाइन के टाइम ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जब हमारा एमआईएस तैयार हो जाएगा, जब हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर होनी है उसको, जैसे हमने रन किया, एक्सट्रैक्ट किया और सारी इंफॉर्मेशन आ गई, तो उसके बाद हम लोग थोड़े थोड़े टाइम पे अपने एमआईएस को रिव्यू भी करते रहेंगे, ताकि जो हमारा एग्जिस्टिंग एमआईएस है उसमें जो भी डेफिशिएंसी या कमी लग रही है हमें, वो हम धीरे 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 उसको दूर कर सकें और उसको मतलब अपने एमआईएस को डेवलप कर सकें, एमआईएस को रिन्यू कर सकें, एमआईएस को और बेटर बना सकें। तब हम अपना देखेंगे कि हमारा एमआईएस जो है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, और नहीं है तो उसमें हम लोग उन डेफिशिएंसीज को या उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको ये? आगे चले, आ जाएगी क्लास में डॉक्टर राणा, डॉक्टर सिंह, समझ में आ रहा है? हाँ जी, हेलो, समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईएस, एमआईएस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। सबसे पहले बात करें सिस्टम अप्रोच, क्योंकि इसमें हम लोग होल ऑर्गेनाइजेशन को एज अ वन स्टडी कर रहे हैं, उनमें से डिफरेंट डिफरेंट और अपने रिपोर्ट्स निकाल के ला रहे हैं एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब सब उसमें सिस्टमैटिक है, वन बाय वन, स्टेप स्टेप टू स्टेप इंटर रिलेटेड है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ये सिस्टम अप्रोच है, इसके अंदर एक प्रॉपर सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो होती है ना। दूसरा आ जाता है मेरा मैनेजमेंट ओरिएंटेड, करें कि जब भी हम एमआईएस तैयार करेंगे, जब भी हम एमआईएस को डेवलप करेंगे, सोचेंगे कि कौन सा एमआईएस होना चाहिए, उस टाइम पर हम लोगों को टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करनी है। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, ऊपर वाली मैनेजमेंट से लेके धीरे धीरे करके नीचे तक आना। सो वो वाली अप्रोच फॉलो करेंगे इसमें, क्योंकि हमें सबसे पहले ये देखना है कि मैनेजमेंट की क्या नीड्स हैं, बिजनेस की क्या नीड्स हैं, उसके बेसिस पे मैनेजमेंट के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन तैयार होनी चाहिए, किस तरह की रिपोर्ट्स तैयार होनी चाहिए, वो मेरा मैनेजमेंट ओरिएंटेड एमआईएस में हो जाएगा। ठीक है, तीसरा बोल रहे नीड बेस। एमआईएस एक ऐसी चीज है जो एज पर दी रिक्वायरमेंट, एज पर द नीड्स तैयार होता है। इसका मतलब ये है क्योंकि डिफरेंट मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और यूज करते हैं, पर हर हर डिपार्टमेंट की नीड अलग है, हर मैनेजमेंट की नीड अलग है, हर सिचुएशन की नीड अलग है। आज फॉर एग्जांपल मैं ग्रोथ देखना चाह रही हूँ, कल हो सकता है मैं एसेट्स देखना चाह रही हूँ, परसों हो सकता है मैं एम्प्लॉयज की फ्रीक्वेंसी देखना चाह रही हूँ, नेक्स्ट डे हो सकता है मैं कुछ और देखना चाह रही हूँ। सो एज पर द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज पर द नीड ऑफ द मैनेजमेंट आपका एमआईएस तैयार हो जाता है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं एक्सेप्शन बेस्ड। इसमें देखो ये लाइन दी हुई है, एमआईएस should be developed on the exception based reporting the principle, which means an abnormal situation that is maximum, minimum or expected values vary beyond the limits.
In such cases, there should be exception to the decision maker at the required level. कौन बताएगा? कौन बताएगा एक्सेप्शन बेस्ड? ओके गाइस, ये वाला पॉइंट कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ, एक्सेप्शन बेस्ड वाला? दीपक करेगा। दीपक पढ़ो एक बार और फिर मुझे बताओ। मैम एक्सेप्शन बेस्ड मैम, इसमें मतलब जो MIS जो हमारा डेवलप होगा वो मैम ये एबनॉर्मल सिचुएशंस के लिए होता है मैम। और इसमें मैम या तो मतलब ज्यादा ही मैक्सिमम वैल्यू आ रही है या फिर ज्यादा मिनिमम है, और जो एक्सपेक्टेड मतलब वैल्यूज जो हमने मतलब एक एस्टिमेट करके चल रहे हैं उससे भी मतलब बियॉन्ड लिमिट मतलब हमारी वैल्यू आ रही है, उसके लिए मैम एक्सेप्शन बेस्ड होता है। चलो मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, एक्सेप्शन बेस्ड क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि हमारी कंपनी कितना अच्छा कर रही है, ठीक है, हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स कितने अच्छे हैं। अब हमने देखा कि हमारी कंपनी फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड कर रही है, उसको प्रॉफिट्स को एनालाइज कर रहे हैं। तो हमने देखा कि 4-5 साल से प्रॉफिट जो है 10% से 12% के बीच में राइज कर रहा है। हमने देखा 5वें साल में वो 18% पे राइज कर गया। तो 18% पे राइज करने का रीजन ये है कि उस टाइम पर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई या मार्केट के अंदर कुछ नया चेंज आया था जिसमें दूसरे कॉम्पिटिटर्स के पास टेक्नोलॉजी सफिशिएंट नहीं थी उस टाइम पर, और आपकी डिमांड, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई थी। तो वो एक एबनॉर्मल सिचुएशन है। नेक्स्ट ईयर से फिर उन लोगों के पास वो आ गई, तो आपकी जो प्रॉफिट्स है वो वापस से गिर गए जो एकदम से बड़े थे। तो एक्चुअल में आपकी कंपनी की कैपेसिटी उतने अच्छे प्रॉफिट्स कमाने की नहीं है, वो तो आपके एनवायरनमेंट में चेंज आया था और आपके एक दो कॉम्पिटिटर उस टाइम पर कस्टमर्स की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो कस्टमर आपकी तरफ डेविएट हो गए थे। बट वो कस्टमर्स 100% आपके नहीं है, वो फिर वापस इंडस्ट्री में किसी और न किसी और से खरीद रहे हैं जब हमारी सिचुएशन नॉर्मल हो गई। इसका मतलब ये है कि इस तरह की सिचुएशन जब रहती है तो उस टाइम पर आपका जो MIS है वो ऐसी सिचुएशंस को इग्नोर करेगा, क्योंकि वो फिर अगर हम उसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं तो एक कंपनी दिखाई, तो हमारी रिपोर्ट ये दिखाई अरे भाई हमारा तो प्रॉफिट 18% के हिसाब से जा रहा है। बट नहीं, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यू सिचुएशन which is not normal, which is not I would say परमानेंट, टेम्परेरी सी एक सिचुएशन आई, तो उसके बेसिस पे जो मेरे प्रॉफिट बढ़े हैं वो उसको कवर नहीं करेगा। तो MIS मेरा इतना अच्छे से काम करता है कि इस तरह की एबनॉर्मल सिचुएशंस को भी एक्सेप्ट कर देता है, एक्सेप्शन में डाल देता है, मतलब उसको वो अपनी रिपोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं करता या मेरी रिपोर्ट्स को उसकी वजह से इम्पैक्ट नहीं होने देता। ठीक है, क्लियर? दीपक अब समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अच्छा, उस
कह रहे हैं मेरा जो भी मेरा एमआईएस होगा वो मेरा एक फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी मेरी रिपोर्ट्स वगैरह हम उसमें बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, वो ऐसी होना चाहिए, या एमआईएस एक्चुअल में होती है ऐसी, जो एक मेरे को फ्यूचर की पिक्चर दे देता है कि भाई फ्यूचर में ये होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कुछ प्रीमियम्स आ रहे हैं और नए इंश्योरेंस हो रहे हैं, नए इंश्योरेंस हो रहे हैं तो प्रीमियम बढ़ेगा, तो मेरा एमआईएस मुझे टोटल प्रीमियम का एनालिसिस फ्यूचर के हिसाब से देने लग जाता है कि 20% राइज है, 30% राइज है प्रीमियम पे करने में। फॉर एग्जाम्पल पहले प्रीमियम पे होता था 50,000 रुपए, अब हमें हर महीने प्रीमियम देना पड़ रहा है 80,000 रुपए। तो वो इस तरह की चीजों को भी इंक्लूड करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। देन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेशन एक सिग्निफिकेंट है इसके अंदर, क्योंकि वो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे को तैयार करके दे रहा है वो इस तरह से तैयार करके देगा कि वो ज्यादा मीनिंगफुल हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया 5 साल के प्रॉफिट के नंबर उठा लिए, 12%, 14%, 8%। अब वो 8, 6, 2, 4 ये सब ना देकर अगर मेरे को ये चाहिए कि मेरी लास्ट 3 साल की ग्रोथ कितनी है, मुझे उसका ट्रेंड एनालिसिस मिलता है। और ट्रेंड एनालिसिस में आ गया मेरा हर साल के हिसाब से ऑन एन एवरेज आपकी 18% की ग्रोथ है, या आपकी 15% की ग्रोथ है, या 15% के प्रॉफिट आ रहे हैं, तो वो मेरी इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रही है ना, रादर देन गेटिंग इनटू द कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स from at different level. We can go for one report which is at top level as per the requirement of the management. ठीक है। और इस मैंने बताया ना, जैसे वो डेटा के नंबर को ना उठा के, मतलब 5%, 10% ना उठा के, एक मुझे एक लाइंस में दे देता है कि भाई फ्रॉम लास्ट 3 years द कंपनी हैज कंपनी ग्रोथ वाज लाइक 12% एंड ऑन एन एवरेज 12%, इस तरह से देता है। तो इसका मतलब मुझे समझ में आता है कि इन 3 सालों में ओवरऑल 12% के आसपास मैंने कमाया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे को ये भी देखना है कि जैसे हमारे को कोई एक इफेक्टिव प्रोडक्शन शेड्यूलिंग सिस्टम डेवलप करना है, तो उसके लिए मुझे और भी फैक्टर जैसे कॉस्ट क्या होगी, वर्कफोर्स यानी कि लोग कितने होंगे, लोगों से हम ओवर टाइम कराएंगे नहीं कराएंगे, और कराएंगे तो क्या रेट्स होंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी, इन्वेंट्री लेवल कैसा होगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी होगी, और हमारे कस्टमर की कैसी सर्विसेज रहेगी। तो इस तरह के जो इंफॉर्मेशन है, इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग है, इस तरह के जो चेक्स हैं, वो इंटीग्रेटेड वाले स्टेप में आएंगे। ठीक है। देन वी हैव कॉमन डेटा फ्लोज। ये वही सेम पॉइंट आ जाता है कि जब हमारे पास रिपोर्टिंग सिस्टम होगा तो मेरा जो डुप्लीकेशन है, एक्स्ट्रा वर्क है, या स्टोरेज और डिसेमिनेशन में, स्टोरेज में कोई डिसेमिनेशन होता है यानी कि कोई लीकेज होती है, या फिर हमारा कोई इंफॉर्मेशन रेपिटेटिवली स्टोर हो रहा है, वो सब चीजें भी मेरी एलिमिनेट हो जाती हैं एमआईएस। यानी कि जो मेरे कॉमन रिपोर्ट्स हैं, जो मेरी कॉमन डेटा फ्लो है, वो रहेगा, रादर देन गेटिंग दी टू रिपोर्ट्स फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव, दैट विल बी एलिमिनेटेड। ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम बता रहे हैं बेनिफिट्स। अब आपने ये सब जब से साइकिल पढ़ी तो आपको क्या लगता है क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एमआईएस के? कौन बोलेगा? क्या लगता है क्या बेनिफिट्स होते होंगे एमआईएस के? क्या फायदा है एमआईएस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाने का? कौन ट्राई करेगा इसको? सृष्टि, सृष्टि सॉरी।
कौन ट्राई करेगा? डॉक्टर सिंह। MIS reduces the benefit of MIS. It reduces the errors and any mistakes through on associated with any information we are getting through any process. In any process, so it reduces like time and errors. वेरी गुड। और कोई? दीपक आप भी ट्राई करो। नहीं करना ट्राई? we have one more person, Tejasvi Sharma. Tejasvi, can you hear me properly? Tejasvi? ओके, दीपक नहीं करना ट्राई? मैम आप बता दो, नहीं आ रहा मैम। नहीं आ रहा, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आपके सिस्टम में आपके जैसे आप फॉर एग्जांपल एज अ टॉप मैनेजर आप डिसीजंस लेते हो, आपने फाइनेंसिस की रिपोर्ट्स देखनी है, आपने एचआर की रिपोर्ट्स देखनी है। अगर सबकी आप फाइल्स मंगा मंगा के बैठ जाओ, अटेंडेंस देखो रोज की, है ना, फॉर एग्जांपल आप रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय देख रहे हो, तो आप रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय देखने पर आप ये देखते हो कि रोज का कैसे प्रेजेंस रहा है एम्प्लॉयज का, लोग आराम से आ रहे हैं ऑफिस में या फिर छुट्टियां ज्यादा मार रहे हैं, उनको यहाँ का सिस्टम पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, लोग ऑफिस में जाना जब ज्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, चाहो काम करने में खुश हो, है ना। तो अब मुझे देखना मेरे एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन लेवल नाउ दीपक, एज यू एज अ मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप क्या करोगे अगर आपको ये देखना है कि मेरे को रिटेंशन देखनी है एम्प्लॉयज की? तो क्या करोगे अगर आपको ये देखना है कि आपके एम्प्लॉयज कितने डेडिकेटेड है आपके यहाँ पर, या आपके यहाँ जो वर्क फोर्स है वो स्टेबल है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप कैसे कैसे चेक करोगे? आप उनकी अटेंडेंस चेक करोगे, आप उनकी ट्रेनिंग्स लेवल चेक करोगे, है ना। तो आप क्या एक एक रिपोर्ट मंगवाओगे ट्रेनिंग? नहीं मैम, वो क्या नाम है मैम, ये मैम जो भी मतलब उनकी ट्रेनिंग का मतलब जैसे कुछ भी टास्क होगा जो भी वो जैसे करते हैं मैम, वो उसके लिए शायद ये रिकॉर्ड करने के लिए होता है शायद सॉफ्टवेयर जैसे, तो उसमें रिकॉर्ड होता रहेगा वो, है ना। जो सॉफ्टवेयर की आप बात कर रहे हो, एमएस की बात कर रहे हो, ये सभी डिपार्टमेंट के लिए है और सभी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो क्या करेंगे, आप जैसे मैंने बताया मुझे रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज देखनी है, अपना एम्प्लॉयज का ये कॉस्टिंग देखना है, मुझे क्या वर्कफोर्स ज्यादा महंगी तो नहीं पड़ रही, उसमें केस क्या करूंगी मैं रोज की रोज की
इंफॉर्मेशन ना मंगवा के एक ओवरऑल मंथली रिपोर्ट मंगवा लूंगी कि वो मुझे ग्राफ देगा कि भैया आपके यहाँ पर जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो कितने रेगुलर हैं, जो ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर सेट जो करनी थी वो कितने परसेंट, 80% हो गई है, 70% हो गई है ना। तो जैसे हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं ना, 80% रिजल्ट आया, 90% रिजल्ट आया, 90% ऑन एन एवरेज पूरा जो जितना भी ग्रुप है मेरा जो एग्जाम देने बैठा था उसका ऑन एन एवरेज किस लेवल पे पहुंच रहे, मतलब 90% रिजल्ट है, 80% रिजल्ट है। तो इसका मतलब ये है कि MIS जब हमारे को इस तरह की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर देगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी, सिस्टम की प्रोडक्टिविटी, लोगों की प्रोडक्टिविटी, मैनेजमेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगा, टाइम नहीं लगेगा, एरर्स कम होंगे, कॉस्ट जो है वो कंट्रोल होगी। क्यों? क्योंकि आप एक फाइल पे काम नहीं कर रहे, आप एक कंसोलिडेटेड फाइल पे काम कर रहे हो। सिस्टम आपको MIS आपको वो सारी इंफॉर्मेशन एक कंसोलिडेटेड वे में प्रोवाइड करके दे देता है, जिससे कि आपकी डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ये बता रहे हैं कि टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी MIS जो है वो एक क्या फॉलो करता है, वो फॉलो करता है OLTP। OLTP क्या होता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। तो इससे क्या करेगा, वो इनपुट को इकट्ठा करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसको अपडेट करेगा और उससे एक मेरी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन या फ्रूटफुल रिपोर्ट प्रोवाइड कर देगा उस प्रोसेस डेटा से। दूसरा, हमारा जब हमारा MIS अच्छा होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारे कस्टमर्स भी हमारी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, मतलब इट्स बाय अलाउइंग कस्टमर्स टू प्रोसेस देयर ओन ट्रांजैक्शन थ्रू द यूज ऑफ कस्टमर इंटीग्रेटेड सिस्टम CIS। अच्छा, आपने कभी देखा है बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जहाँ पे कस्टमर्स को खुद अपना, अब जैसे फॉर एग्जांपल बताती हूँ, कस्टमर्स भी डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं या प्रोवाइड करते हैं ऐसे। अब जैसे आपका आपका जोमेटो है, जोमेटो क्या करता है, कस्टमर को एक्सेस देता है पूरा पूरा कि अलग अलग रेस्टोरेंट्स के थ्रू जो भी उनको अपना मंगवाना है जोमेटो से, तो वो वहाँ कस्टमर्स अपनी एज पर द रिक्वायरमेंट उस इंफॉर्मेशन को लेते हैं कि भाई आपने ये मील मंगवानी है, इतनी कॉस्टिंग की है, वो ऑटोमेटिकली उस पर जब ऑर्डर पे जाते हैं, ऑर्डर चला जाता है हमारा जोमेटो पे। तो आपको इसका मतलब ये है कि कस्टमर्स को भी एक एक्सेस मिल रहा है, कस्टमर इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन तैयार होके, जिससे कि कस्टमर्स भी ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे, यूज करेंगे इंफॉर्मेशन और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हमारे लोगों की बढ़ेगी। ठीक है, तो MIS हमारा एक तो बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स ना करके एक कंसोलिडेटेड प्रोवाइड कर देता है एज पर द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। दूसरा, ये हमारे प्रोडक्शन, मतलब हमारे एम्प्लॉयज को और कस्टमर्स को भी एक एक्सेस प्रोवाइड कर देता है इंफॉर्मेशन की, जहां पर एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग तैयार होके आ जाए। ठीक है, इससे आपका जब आपका प्रोडक्शन इंप्रूव होगा, सब लोग उस पर काम कर पाएंगे, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट होगी, तो ऑब्वियसली मेरी डिसीजन मेकिंग भी इफेक्टिव होगी। डिसीजन मेकिंग कैसे इफेक्टिव होगी? एक तो हमारे को जो भी हमारा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, एक तो वो मिलेगा, अननेसेसरी की बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स ना लेके आपको एक कंसोलिडेटेड वो रिपोर्ट मिल रही है जिसके बेसिस पे आपको फर्दर डिसीजन लेना है और एक बेटर तरीके से बेटर सॉल्यूशंस आप निकाल पाओगे। दूसरा, उसमें हम कोई अगर हमें रिकमेंडेशन हमें चाहिए या देनी है या लेनी है उन डिसीजंस को लेके, हम वो भी ले सकते हैं उन रिपोर्ट्स के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक आपने जैसे मैंने अभी एम्प्लॉयज रिटेंशन का वो मंगवाया, रिपोर्ट मंगवाई, मैंने फिर क्या किया, एक रिपोर्ट वो मंगवा ली जहाँ पे जब हमारे एम्प्लॉयज फीडबैक देते हैं तो उसमें लास्ट में हमने कॉलम तैयार करवा रखा था रिकमेंडेशंस का। तो मैंने क्या किया, रिकमेंडेशंस वाले कॉलम की एक रिपोर्ट मंगवा ली, जिससे मैंने देखा कि जो हमारे एम्प्लॉयज है वो क्या क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको बेसिस बना के मैं एक अच्छा डिसीजन या अच्छा फैसला ले सकूं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑब्वियसली मेरे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ MIS में मेरा इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगा। तीसरी चीज कह रहे हैं कि MIS से हमारा कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होता है, हमारी टीम वर्क भी बनती है। कैसे? एक तो जो डाइवर्स टीम्स हैं, अलग अलग टीम्स हैं,
उनके बीच में कम्युनिकेशन तैयार होता है, उनके बीच में बात इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती है थ्रू एमआईएस। ठीक है, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम के थ्रू एक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कराई सारे डिपार्टमेंट के हेड्स, तो मुझे अलग अलग हेड्स को इन्फॉर्म नहीं करना पड़ेगा, रादर मेरी वो एक रिपोर्ट है वो सारे हेड्स के पास चली गई। ठीक है, दूसरा जब हमारे हेड्स के पास फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे मैंने देखा कि प्रोडक्शन बहुत गिर गई है, तो मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स तक पहुंचवा दी थ्रू माय एमआईएस। वन रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट से मेरी जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो सारे मैनेजर्स को मिल गई। अब सारे मैनेजर्स उसमें एक कोलैबोरेटिव रिपोर्ट लेके चलेंगे कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग उसको हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे। सो बेसिस दैट हमारा एक इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होगा, कम्युनिकेशन सर्कुलेट होगा, and that would help to increase the teamwork in the organization. ठीक है, because we'll have a better teamwork, we'll have a better information, we'll have a better reporting, we'll have a connectivity among the team through those MIS reports. ठीक है, then also one aspect of this MIS would be that EDI, that means electronic fund transfer, will also allows for payment without physically sending money. Now when we have such a system which is integrated and connected to all the team members, we can also have the financial transactions, we can also have the financial movements through the ways which is enabled in the MIS. For example, this is salaries है, या for example आपके इंसेंटिव्स हैं, है ना। अब हमारा सिस्टम या हमारा एमआईएस ऐसे सेटअप है कि जैसे जैसे प्रॉफिट्स एनहांस हुए, प्रॉफिट्स बढ़े, उसके बेसिस पे 2%, 3%, 4% जो भी मेरा सिस्टम या जो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से परसेंटेज रेडी है आपका इंसेंटिव फ्लो का टू एम्प्लॉइज, वो ऑटोमेटिकली हो जाए। सो इसका मतलब ये है कि जैसे मेरे प्रॉफिट मार्जिन एक लेवल के बाद बढ़े, वहीं से सिस्टम ने ही उस पर्टिकुलर प्रॉफिट का जो हिस्सा, जितना पोर्शन मैंने सिस्टम में सेटअप कर रखा है, वो एम्प्लॉइज के अकाउंट्स में ट्रांसफर होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? दीपक समझ में आ रहा है? तेजस्वी, कैन यू स्पीक अप वंस? डॉक्टर तेजस्वी, am I audible to everyone properly? दीपक आप बताओ। डॉक्टर सिंह सुनाई, समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है प्रॉपर्ली? जी आ रहे हैं। अच्छा, एंड डॉक्टर तेजस्वी, कैन यू स्पीक अप नाउ? Yes, ma'am. Okay, so you able to understand, right? Yes, ma'am. Okay, fine. So is this point clear to you all? EFT wala? Is this point clear? Yes, ma'am. Fine. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है MIS, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। Okay. Then we have MIS can facilitate organizational transformation. जो भी हमारा इंफॉर्मेशन, हमारे रिपोर्ट्स, हमारे डिसीजंस, बेसिकली डेटा जो हमारे को इंफॉर्मेशन डेटा मिल रहा है, उसके बेसिस पे जो भी हमारे आउटपुट यानी जो भी हमारी रिपोर्ट्स तैयार हुई हैं, जो भी हमारा एनालिसिस तैयार हुआ है, वो भी हम सर्कुलेट कर देते हैं अपने टीम्स में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने डिपार्टमेंट्स में, अपने डिपार्टमेंट हेड्स को। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन विल रिमेन कॉम्पिटिटिव और एंटर न्यू मार्केट्स एंड ट्रांसफॉर्म द वे बिजनेस सिस्टम। अब कह रहे हैं कि जब MIS आ जाएगा, हमारे पास रिपोर्टिंग के मैकेनिज्म्स आ जाएंगे, हमारा काम जो है एनालिसिस वाला काम हो जाएगा, हमें एक सिस्टमैटिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन तैयार मिलेगी, हमें एक रिलायबल इंफॉर्मेशन तैयार मिलेगी, जिसके बेसिस पे हम ट्रस्टवर्दी बेसिस पे डिसीजंस तैयार कर पाएंगे। इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रॉन्ग होगी और कॉम्पिटिटिव होगी, हमारे प्रॉफिट्स और अच्छे होंगे, हमारे टीम वर्क बड़ा रहेगा, कॉम्पिटिटिव रहेगी, और हम नए मार्केट्स में भी एंटर कर पाएंगे और अपने बिजनेस को और भी
इम्प्रोवाइज वे तक लेके जा सकते हैं, बिकॉज हमारे पास एक सिस्टमैटिक फॉर्म का MIS तैयार हो गया है। क्लियर? लिख लोगे एग्जाम में इसको? हाँ जी मैम। Yes, ma'am. चलो, कह रहे हैं कि एक छोटा सा टॉपिक है कि कौन कौन सी डिफरेंट सिस्टम डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं। ये तो हमने बात की थी अपने ऊपर, जो हमने अभी जो हमने यहाँ पर किया। Guys, it's so I'm getting one call. देखो, ये हम लोगों ने स्टेप्स किए थे कि हमारा जब MIS तैयार होगा तो हम कौन कौन सी चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी होगी और कैसे वो मेरा सिस्टम फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद हमने कही कैरेक्टरिस्टिक्स, किस किस तरह कैरेक्टरिस्टिक MIS के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी कि MIS के क्या बेनिफिट्स होते हैं। कह रहे हैं हम लोग कि जब हम कोई भी सिस्टम तैयार करेंगे, कोई भी MIS तैयार करेंगे या कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम तैयार करेंगे अपने सिस्टम का, तो वो कौन कौन से स्टेजेस से गुजरेगा। व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम डेवलपमेंट स्टेजेस दैट वी हैव टू गो थ्रू फॉर MIS। So now, what are the different system development stages for a systematic MIS or a systematic system of any organization? In order to develop a system successfully, first of all, we need to look into the basic activities or the phases or the stages, I would say, in order to understand the system development. सबसे पहले हमारा आ जाता है सिस्टम इन्वेस्टिगेशन। ये सिस्टम इन्वेस्टिगेशन वही है जो हमने भी पहले डिस्कस किया था कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह के हमारे डिसीजंस रहेंगे, हमारा जो भी सिस्टम हमारा इम्प्रूव होता है, चेंज होता है, या हमको इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करते हैं, रिपोर्ट्स को सर्कुलेट करते हैं, तो वो किस तरह का यूजर बेस होगा, किस तरह का हैंडलिंग प्रोसेस होगा। इसमें आपकी दो स्टेजेस हैं जो हमें फर्स्ट एनालाइज करनी है। फर्स्ट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड सेकंड इज फीजिबिलिटी स्टडी। व्हाट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन? What is problem identification, guys? क्या होता है? Suppose in any computer or any machine is not working, or like phone is not working, so there will be problem. There may be identification of the problem in any machine or computer. नहीं नहीं नहीं, that is you talking about the technical issue. No, we are not talking about technical issue. We are talking about the problem identification of the
organization, what kind of organization it is, yeah, what is the objective of creating that report. That is your problem identification. For example, in the hospital, I want to understand the customer satisfaction or the patient satisfaction after going through the procedures that they take from our hospital. Or problem can be like, problem is here when we are not talking about problem as in कि कोई चीज में प्रॉब्लम वैसे आ रहा है. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मतलब है कि पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी उस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स को तैयार करने का, या जो भी हम लोग अपना सिस्टम में अपना MIS इंस्टॉल करवाएंगे, तैयार कराएंगे, उसका एक ऑब्जेक्टिव है. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, क्लियर हुआ अभी गाइस? Yes, ma'am. Yes. Okay, then we have the feasibility study. So feasibility study talks about again वही जो आपका टेस्टिंग है कि आप जो भी रिपोर्ट या जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी आपका पर्पस है उस रिपोर्ट्स को तैयार करने का, या आपकी प्रॉब्लम को समझने का, या आपकी जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लोर करने का, वो कितना फिजिबल है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे सिस्टम से मुझे ये जानना है कि पॉलिटिकल इश्यूज क्या चल रहे हैं, क्या MIS आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा? पॉलिटिकल इश्यूज क्या चल रहे हैं आपकी कंट्री में, will your MIS be able to help you with this particular decisions or this particular problem or this particular issue identification? बताओ, क्या आपका MIS आपको पॉलिटिकल सिनेरियो, काउंट्री की पॉलिटिकल सिनेरियो बता देगा? अगर हाँ तो वाई, अगर ना तो वाई. फिर से repeat कर सकते हो या आवाज ब्रेक हो रही थी? फिर से ओके, मैं दोबारा बोलती हूँ क्वेश्चन. मेरा क्वेश्चन ये है कि फिजिबिलिटी स्टडी में हम ये देखेंगे ना कितना प्रैक्टिकल है, कितना फिजिबल है हमारा ये सिस्टम हमारी अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने का. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये जानना है, आई वांट टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ my country. Will my system be able to help me out with this particular report or analysis or information? Do you think my MIS of the company, of my organization, will be able to provide me the political scenario of the country where I'm operating? If yes, why? If no, then why? yes, ma'am. It can also provide the scenario political system. That's it. And just like in the finances, maintaining the political system in political that the finances records of the finance, all the financial फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी तो इसलिए निकाल पा रहे हो ना क्योंकि आपके सिस्टम में वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है. क्या पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं क्या हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में? दीपक आप बताओ. Ma'am, just like voters, when the people give votes and to the political parties, so they keep the record of that also. Okay. Okay, so if they are keeping the record of that in the organization, then probably you can find out the political information. If not, then if you don't store any information related to the political scenario or the political parties or the political information, it won't be fair elections. Like it will not be fair in the right decision. it will not be fair for the right decision. Yes, ma'am. Okay, so you mean to say if we do not store any such information and we are making if we don't store any such information in the system, in the organization, then at the time of decision making, the decisions may not be fair. ऐसा बोलना चाह रहे हो आप? जी. Yes, ma'am. पर वो मैंने जो आपसे सवाल पूछा था वो ये पूछा था
कि क्या हम पॉलिटिकल सिनेरियोस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे अपने नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स में से। तो उसका आंसर ये बनता है कि अगर तो हमारे सिस्टम का इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इस तरह से डिजाइंड और इंटीग्रेटेड है कि जहां पर पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन या पॉलिटिकल चेंजेस को भी साथ साथ स्टोर किया जाता है, रिपोर्ट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है या उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, तब तो आप ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, तब तो आप ऐसी रिपोर्ट्स निकाल सकते हो। अगर हम स्टोर ही नहीं करते हैं वैसे इंफॉर्मेशन, तब हम नहीं कर पाएंगे अपना, या नहीं निकाल पाएंगे कि हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है, बिकॉज हमारे पास जब बेसिस ही नहीं है उसका हमारे रिपोर्टिंग के अंदर, हमारे एमआईएस में, तो हम उसका इंफॉर्मेशन या आउटपुट कैसे निकाल लेंगे। मैम ये पॉलिटिक्स इसमें ये मास मीडिया वगैरह वाले जैसे होते हैं वो निकालते होंगे ना इसका। तो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी के या तो लॉयर्स वगैरह देखते हैं या जो कॉर्पोरेट अफेयर्स देखते हैं वो देखते हैं, बिकॉज लीगल एस्पेक्ट का या फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे, वहां एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग ना। सो दैट मीन्स हमें पहले फिजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा, फिजिबिलिटी स्टडी को देखना पड़ेगा कि कितना फिजिबल है हमारा सिस्टम। ठीक है, ये क्लियर हुआ पॉइंट सबको? नहीं गाइस, इस ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आगे बढ़े। Yes, ma'am. ओके, सेकंड स्टेज पे हम लोग अपने सिस्टम को एनालाइज करेंगे। दैट मींस जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं बिजनेस के, उसको पहले डिटेल फॉर्म में स्टडी करेंगे, क्या क्या उसकी बाउंड्रीज हैं, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या हमारे ऑपरेशंस के तरीके हैं। फिर उन सब चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। देन हम लोग ये देखेंगे कि क्या करना चाहिए अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए। उसके लिए many system analysts have a technical background, so the temptation of many technically trained people is to move too quickly to program design to become prematurely physical. System analysis involves detailed study of information needs, which is going to be to the end users existing information system, जो हमारे existing हमारी activities resources है वो, और expected information। ओके, सो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक तो हमारा क्या तो मेरी जरूरतें हैं, क्या तो मेरी इंफॉर्मेशन नीड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, और एंड यूजर्स की। एंड यूजर्स का मतलब सिर्फ कस्टमर्स ही नहीं होता, एंड यूजर्स कैन बी टॉप मैनेजमेंट, एंड यूजर्स कैन बी आउटसाइडर्स लाइक क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, एंड यूजर्स कैन बी insiders, like for example for employees, for staff, for the financial managers। उन सब की क्या रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन नीड, यानी कि इंफॉर्मेशन पाने की, उसको देखेंगे। फिर हमारे पास क्या एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन चल रहे हैं, क्या सिस्टम्स ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, किस तरह की एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, किस तरह के रिसोर्सेज हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उसको स्टडी करेंगे। और उसके बेसिस पे कि क्या चाहिए मुझे और क्या मेरे पास अवेलेबल है, फिर हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट किस तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार होना चाहिए। हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमारा डेवलप कर रहे हैं हम लोग, वो किस तरीके का होना चाहिए। तो वो कैसे डिसाइड होगा, पहले हम देखेंगे हमारे पास हमें जरूरत क्या है, उसके हिसाब से हमारे पास अवेलेबल क्या है, और फिर फर्दर हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल कैसा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर गाइस? आगे बढ़े। Yes, ma'am. तो कम है वैसे, आज थोड़ा सा बोरिंग लग रही है कि क्लास? दीपक, हाँ जी मैम। आज क्लास अच्छी नहीं लग रही क्या? मजा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा? हाँ वो मैम अभी फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं ना, तो मैम सब्जेक्ट मैम थोड़ा एकदम से आ नहीं रहा, मतलब थोड़ा हो रही है मैम दिक्कत अभी। एकदम से आ नहीं रहा, वो एकदम से तब आएगा जब आज पहली क्लास है ना, इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा। कोई बात नहीं, हो जाएगा वो। ठीक है, बट फोकस करो, ध्यान दो, सामने जो आपकी स्क्रीन पे है उस पर फोकस करो। आपको जो फर्स्ट वर्ड्स है ना, सिस्टम डिजाइन या जो भी आपका फर्स्ट आपका हेडिंग होती है, उससे भी काफी चीजें क्लियर होती है। तो थोड़ा
से ना फोकस के साथ पढ़ो, समझ में आएगा और उसको सुनो भी ध्यान से, ठीक है? आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव सिस्टम डिजाइन। तो जब हम लोगों ने ये देख लिया कि भैया ऑलरेडी क्या मतलब जरूरत क्या है, किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसा सिस्टम अवेलेबल है और कैसा सिस्टम हमारा होना चाहिए, अब जब ये डिसीजन हो गया तो फिर हम देखना क्या करेंगे, अपना सिस्टम को डिजाइन करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि what a system should do to meet the information needs of users, उसमें देखेंगे how the system will accomplish this objective, और क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होंगी जो इसमें हमारी यूज होंगी, और उसका आउटपुट फेज कैसा होगा उस इनपुट फेज के लिए। मींस जैसे मैंने बताया, फॉर एग्जांपल हम प्रॉफिट मार्जिन हमें एनालाइज कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन के लिए हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, है ना? तो इसमें सिस्टम को क्या करना होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारी बैलेंस शीट्स हैं, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हैं, या मतलब जो भी मेरे फाइनल अकाउंट है, वहां से हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा मेरा सिस्टम, फिर उसको एक एक्सेल फॉर्म में तैयार कर देगा या फिर एक चार्ट के फॉर्म में तैयार कर देगा, और उसमें क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, क्या क्या हम लोग टर्म्स उसमें यूज कर रहे हैं, किस तरह के हम लोग चार्ट्स यूज कर रहे हैं या ग्राफ यूज कर रहे हैं, वो हमारा पहले से उस डिजाइन के अंदर तैयार हो जाएगा, और मेरा जो आउटपुट जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो किस तरह से दिखेगी, वो भी मेरा सिस्टम डिजाइन के फेज में तैयार होगा, ठीक है? अच्छा, इसमें 3 तरह की एक्टिविटीज आएंगी। सबसे पहले यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस यानी कि जो मेरे यूजर्स हैं, जो मेरे जिनको जो उस रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे या समझेंगे, जिनके लिए वो आउटपुट तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए वो सिस्टम बन रहा है, उनको दिखाएंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे। उसके बाद डेटा डिजाइन, किस तरह से डेटा आएगा हमारा, उसको डिजाइनिंग करेंगे, और फिर वो डेटा कैसे रिफॉर्म होगा, कैसे इंफॉर्मेशन में तैयार होगा, कैसे रिपोर्ट के फॉर्म में तैयार होगा, वो मेरा प्रोसेस डिजाइन के अंदर आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट हो जाता है कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग। वही सेम है कि जैसे हम लोग जब हमारे अपना रिपोर्ट इस तरह की तैयार हो गई, जब हमारे को सिस्टम स्पेसिफिकेशंस क्लियर हो गए, कैसे रिपोर्ट तैयार होगी, वो क्रिएट हो गया, फिर क्या कोडिंग होगी, किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन उसके अंदर लगेंगे, और किस तरह की उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी रहेगी, मतलब हम उसको स्टडी करेंगे, टेस्ट करेंगे कि मेरा जो भी रिपोर्ट है वो कितनी एक्यूरेट आ रही है और कितनी रिलायबल है, मतलब उसके बेसिस पे मैं डिसीजन ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, वो भी आ जाएगा, और वो मेरी स्पेसिफिकेशंस है वो वहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, मतलब जो भी मेरी रिपोर्ट तैयार होकर आ रही है, क्या वो इतनी इम्पैक्टफुल है या सफिशिएंट है कि हाँ उसके बेसिस पे मैनेजमेंट फैसला ले ले, है ना? तो हमें क्या कोई एरर तो नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई नंबर बदल जाता हो, जैसे फॉर एग्जांपल वहां से हमने 14% की ग्रोथ देखी और मेरी रिपोर्ट में मुझे सिर्फ 4% दिख रहा है, तो 10% की ग्रोथ हमारी नहीं दिख रही उसके अंदर। इसका मतलब ये है कि हमें कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई टेक्निकल एरर तो नहीं है, वो सब चीजें भी इसमें ध्यान करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। जब मेरा ये कंस्ट्रक्शन हो गई, जब इसकी टेस्टिंग हो गई, उसके बाद हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे जाएंगे, यानी कि सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में हम देखेंगे कि कौन से हार्डवेयर और कौन से सॉफ्टवेयर उसमें इन्वॉल्व होंगे, साइट प्रिपरेशन क्या होगी, ट्रेनिंग कैसी होगी, इंस्टॉल कैसे करेंगे उन सिस्टम्स को, फिर किस तरह के हमारे को कंपोनेंट्स चाहिए, कंपोनेंट्स मतलब किस तरह के हार्डवेयर या कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स या कोई और एडिशनल कोई डेटाबेस सिस्टम है या कोई इक्विपमेंट है वो लगेगा या नहीं लगेगा, वो सारा मेरा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के अंदर आ जाएगा। एंड देन जब इम्प्लीमेंट हो गया उसके बाद हम उसमें मेंटेनेंस वाला पार्ट देखेंगे कि भाई हम इवैल्यूएट करते रहेंगे अपने सिस्टम को टाइमली, हम देखते रहेंगे कि कहीं किसी तरह की कोई एरर्स तो नहीं आ रहे, सिस्टम रुक तो नहीं रहा, अगर कुछ इस तरह से है तो मॉडिफिकेशंस क्या करनी पड़ेगी, किस तरह के एनहांसमेंट्स करनी पड़ेगी, वो सारा मेरा मेंटेनेंस पार्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है? ये क्लियर हुआ सबको स्टेजेस? ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, ठीक है? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
गाइस ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है क्या? आ रहा है सबको या नहीं? आगे बढ़े नहीं बढ़े, क्या करना है? Yes, ma'am. अच्छा सर। टाइप्स ऑफ सिस्टम, कितने टाइप्स ऑफ सिस्टम? पहले हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम में फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट। फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं। फिजिकल सिस्टम वो टेंजिबल एंटिटीज है या वो टेंजिबल सिस्टम है जो आपको इजीली अवेलेबल होते हैं, which you can see, you can find, you can touch, you can see. कंसेप्चुअल और नॉन फिजिकल। बैटरी में कंट्रोल नहीं कर रहे थे ना वो, छोटा या तो है उसका वेट भी। गाइस म्यूट कर लें आप अपने सिस्टम को। डॉक्टर सिंह म्यूट कर लो आप अपना सिस्टम। डॉक्टर सिंह ओके। फिजिकल सिस्टम यानी कि जो आपके हार्डवेयर हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं या वायर्स हैं, कोई भी ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो आपके पर्टिकुलर एमआईएस के लिए इम्पोर्टेंट है या आपके सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपका उसमें आ जाएगा, फिजिकल पार्ट में आएगा। नॉन फिजिकल में जैसे कुछ सॉफ्टवेयर हो गए, कुछ प्रोसीजर्स हो गए जो हमने आपके सिस्टम में डाले, कुछ सॉल्यूशंस हो गए जो सिस्टम में डाले, वो आपका नॉन फिजिकल पार्ट हो जाता है सिस्टम का। एक तरीका बताया इन्होंने ओपन एंड क्लोज। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, मतलब वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके इंफॉर्मेशन को लाता है, फिर अंदर डालता रहता है, सिस्टम में डालता रहता है। ठीक है। क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कोई नई चीज को अपने सिस्टम में ऐड नहीं करेगा, वो एक पर्टिकुलर तरीके से चलेगा जो पहले से उस एमआईएस में एनेबल्ड है और उसको वो चेंज नहीं करेगा। दूसरा आता है सब सिस्टम एंड सुपर सिस्टम। सब सिस्टम मतलब यही है कि हर बड़ी रिपोर्ट के एक छोटे इंफॉर्मेशन सोर्सेज होते हैं, यानी कि एक हर सिस्टम का एक सब सिस्टम होता है। So business firm is viewed as a system or total system when focus is on production, distribution or whole and sources of profit and income. Total system consists of objects, attribute, relationship, जो भी हमारा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए। सब सिस्टम आर द स्मॉलर सिस्टम विद इन अ सिस्टम। सुपर सिस्टम डिनोट्स एक्सट्रीमली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। चलो, सब सिस्टम तो सबको पता होगा कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर, ये उसके सब सिस्टम हो गए। कॉम्प्लेक्स सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम अपने आप में पूरा एक सिस्टम है जो अलग अलग इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके अपने रिपोर्ट्स में डालता है। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी किस तरह से स्टैंड कर रही है उस चीज को शो करने के लिए। ठीक है। सो दैट बिकम्स अ सुपर सिस्टम। या फिर अपना कंप्यूटर, आपका कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज है, अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो वो मेरा सुपर सिस्टम हो गया। Then we have permanent and temporary system. Permanent system is a system enduring for a time span that is long relative to the operation of human. और जो temporary system है वो एक short span, मतलब जो short solutioning होती है that is your temporary system, और जो long solutioning होती है that is your permanent system.
देन वी हैव परमानेंट एंड टेम्परेरी सिस्टम। ये हो गया परमानेंट, नेचुरल एंड मैन मेड सिस्टम। नेचुरल system which is made by man is called man made, and system which are in environment made by nature are called natural system. Okay, so ये एक छोटा सा नॉर्मल एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, मतलब ये इसको अगर हम अपने कंप्यूटर्स या अपने आईटी से इसको जोड़ें तो जो भी हम लोग नया टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करते हैं सिस्टम के अंदर, दैट इज योर man made system. But when we talk about the natural system, here something that जैसे for example solar system है, आप सन से उसकी रेज ले रहे हैं and then you're converting the energy, so that can be a natural system wherein if you are putting a process to produce electricity, and from electricity you are producing a particular mechanism, that would be a natural system. Deterministic and probabilistic. Deterministic system वो होता है जहाँ पे हम पहले से प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे हमारे सिस्टम के अंदर ही उसके स्टेजेस जो हैं हम पहले से ही इंस्टॉल कर देते हैं एक टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जैसे एग्जांपल बोल सकते हैं कि वायरस, हमें पता है कि वायरस सिस्टम के अंदर लग सकता है जो डेटा को फेच करके डेटा खराब कर सकता है, तो हम ऑलरेडी उसके लिए एंटीवायरस पहले से लगा देते हैं। सो दैट कैन बी डिटरमिनिस्टिक सिस्टम। प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम वो होता है जहाँ पे हम लोग पूरी तरह से इवेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया या आपकी कोई फाइल्स करप्ट हो जाती है, और वो करप्ट क्यों हो रही है हमारा सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, बाद में हम उसको स्टडी कर रहे हैं, तो वो मेरा हो जाएगा प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, ठीक है। Then we have man-made information system, ये तो हो गया हमारा, और man-made भी करा दिया, नेचुरल भी करा दिया। Then we have different MIS functions। अब MIS के functions क्या क्या होंगे? सबसे पहले डेटा कैप्चर करेगा, अलग अलग सोर्सेस से डेटा निकाल के लाएंगे, उसको कैप्चर करेगा। एंड यूजर्स टिपिकली जो डेटा रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस को देखते हैं, वो हम उसको वो मेरा कंप्यूटर सिस्टम हमारा कैप्चर करेगा। देन उस जो डेटा हम लोगों ने कैप्चर किया है, हमारे सिस्टम ने कैप्चर किया, उसको प्रोसेस करेगा, उसको समराइज करेगा, उसको रिपोर्टिंग फॉर्म में तैयार करेगा। जैसे वो रिपोर्टिंग फॉर्म में तैयार हो जाएगी, सिस्टम के अंदर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, ताकि जब भी हमारे एंड यूजर्स को, जब भी मेरे मैनेजर्स को, मैनेजमेंट को, कस्टमर्स को, जो भी मेरी जिनको एक्सेस है हमारे इंफॉर्मेशन का, उसको चाहिए होगा तो वो वहां से उठा सके। रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वैसे वैसे वो उसको प्रोवाइड करता रहेगा, रिट्रीव का मतलब जहां रखा हुआ है वहां से उसको उठा के हमारे एंड यूजर्स को डिलीवर करेगा। उसके बाद लास्ट हो जाएगा डिसेमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि आपके यूजर्स को टाइमली इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट कराना, दैट इज योर डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं MIS की? सबसे पहले बात कर रहे हैं कि अगर डिजाइनिंग स्टेज में कुछ गड़बड़ होती है, डिजाइनिंग नहीं होती प्रॉपर्ली, तो पूरा जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी रिपोर्ट है, जितनी भी आउटपुट है, वो मेरी रिलायबल नहीं होगी, रेलेवेंट नहीं होगी। दूसरा, जो मेरे यूजर्स हैं, अगर उनको नहीं पता कि वो उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करें, उनके लिए कैसे वो एप्लीकेबल है, कैसे हेल्पफुल है उनके डिसीजन मेकिंग में, तब भी मेरे MIS का कोई फायदा नहीं है। अगर MIS मेरा, तीसरी जो लिमिटेशन है कि MIS कभी कभी क्या होता है, आउटडेट होता जाता है, ऑब्सोलीट हो जाता है, तो उसके बेसिस पे भी जो भी मेरी MIS की रिपोर्टिंग चल रही है, फंक्शन चल रही है, वो मेरे लिए कोई फायदेमंद नहीं है, ठीक है। उसके बाद दे रहे हैं प्रॉब्लम्स। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं MIS ऑर्गेनाइजेशन में चलाने के लिए या उसको तैयार करने के लिए? ओके, तो गाइज नाउ यू टेल मी, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किस तरह के इश्यूज हो सकते हैं?
कौन बताएगा? सृष्टि आप बताओ आज क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? दीपक आप बोलोगे कुछ? मैम हाँ, मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, समझ में नहीं आया कुछ। मेरा क्वेश्चन ये है कि किस तरह के रेजिस्टेंस हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एमआईएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए? किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एमआईएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए? मैम नहीं समझ में आया, फर्स्ट क्लास थी तो कुछ भी। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। दीपक आपको क्या लगता है? अच्छा चलो मैं बताती हूँ। ओके, सबसे पहले बोल रहे हैं कि कई बार क्या होता है, डिपार्टमेंट्स ही नहीं एग्री करते, या डिपार्टमेंट बाउंड्रीज आ जाती हैं, जैसे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्टेड नहीं है, या उन लोगों में कुछ क्वेरीज चल रही हैं, या फिर वो एक डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बेसिस पे फर्दर जो है रिपोर्टिंग होगी। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कितना कितना एम्प्लॉयज छोड़ के गए हैं, ये इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में स्टोर होनी चाहिए बाय एचआर डिपार्टमेंट, पर एचआर डिपार्टमेंट उसको स्टोर नहीं कर रहा, और उसके बेसिस पे फाइनेंस वालों को आगे रिपोर्ट्स तैयार करवानी है सिस्टम में से, जिसमें वो ये देखेंगे कि अगर लोग छोड़ के जा रहे हैं तो नेक्स्ट हम लोग को ट्रेनिंग की कितनी फर्दर कॉस्ट आएगी, तो उनको कॉस्टिंग डिसीजंस लेने हैं, है ना। अब वहां पर अगर डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं, आपस में कनेक्टिविटी नहीं है, उसकी वजह से भी आपके रिपोर्ट्स जो है वो प्रॉपर नहीं हो सकती, यानी कि एमआईएस आपका ठीक से फंक्शनिंग नहीं करेगा, आपको एक जो डिजायर्ड आउटपुट है नहीं मिलेगा। देन कह रहे हैं कि लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर सपोर्टिंग एमआईएस, कह रहे हैं हम चाहे जितने भी सिस्टम ले आए, अब जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने भी कंप्यूटर्स ले आए, नए नए सिस्टम्स आए, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि उनका जो कल्चर है, पहले वो हाथ से काम करके फाइलें बना के रखने वाला है, वो लोग उसी चीज को ही करना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी जब सपोर्ट नहीं करता है एमआईएस को, तब भी एमआईएस का कोई यूज नहीं रहेगा। ठीक है, एम्प्लॉयज खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहते एमआईएस क्रिएट करने में, यानी कि एम्प्लॉयज ही नहीं चाह रहे कि एक एमआईएस क्रिएट हो, एक कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू सिस्टम हो, रिपोर्ट्स वैसे सिस्टमैटिक जाएं, वो नहीं करना चाह रहे, उसकी वजह से भी हमारा एमआईएस खराब हो सकता है, सही से इम्प्लीमेंट नहीं होगा। देन कोई अगर हम चेंज लाते हैं एमआईएस, जैसे पहले कोई सिस्टम यूज हो रहा है या एमआईएस यूज हो रहा है, अब हमने कुछ चेंज लेके आए, कोई नया एड ऑन करवाया, हमारे एम्प्लॉयज उसको एड ऑन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे अपने प्रोसीजर्स के अंदर, तब भी एक हमारे लिए ये चैलेंज हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है एमआईएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस? यस मैम। ठीक है, बाकी ना इसको और पढ़ोगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज हमने मोटा मोटा एमआईएस की प्रॉब्लम्स, लिमिटेशन, यूजेस, स्टेजेस, इशूज, डेवलपमेंट स्टेजेस, ये सारी हम लोगों ने कर ली है, और इसमें से ना क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, इनमें से काफी कुछ पेपर में आ जाएगा। ओके गाइस, आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है, फिर हम नया टॉपिक अगर उठाएंगे तो भी कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ जी मैम। ठीक है, चलो देन ठीक है, फिर विल कनेक्ट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड टिल दैट टाइम जस्ट गो थ्रू द टॉपिक्स कवर्ड। ओके ओके मैम।